वेलकम स्टूडेंट। देखिए पिछले लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ा चुका था। पिछले लेक्चर में आपने और हमने मिलकर सीखा था बायो-सैवर्ट लॉ क्या होता है। भाई बायो-सैवर्ट लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड को कैसे निकाला जाए, ये आप और हम सीख चुके थे। बायो-सैवर्ट लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन होते थे, उसमें से एक एप्लीकेशन आपने और हमने सीखा था, वो था बायो-सैवर्ट लॉ की हेल्प से सर्कुलर रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना। बायो-सैवर्ट लॉ की मदद से सर्कुलर रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को सीखने के बाद अगर सर्कुलर आर्क हो तब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाए, ये आज हम सीखने वाले हैं। और आर्क के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर, जैसे कि सेंटर पे अगर मान लीजिए आप देख सकते हैं यहां पर पाई एंगल हो, थीटा एंगल हो, आपके पास में 2 पाई माइनस थीटा एंगल हो, या फिर आपको सेंटर पे 2 पाई 360 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 360 डिग्री, ये सब एंगल दिए गए हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकाली जाए। साथ ही साथ आगे इस लेक्चर में आप और हम क्या कवर करेंगे, हम कवर करेंगे कि जब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रूप जिनमें करंट आई हो, जो कि सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, उनके कारण अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें ये भी अगर हमें सीखना है, ये भी हम आगे चल के सीखने वाले हैं। अगर करंट ऑपोजिट हो तो कैसे निकाला जाए, और अगर ऐसा हो कि एक लूप इस तरह से है और दूसरा लूप इस तरह से है, एक लूप इस तरह से और दूसरा लूप इस तरह से, तब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाए, ये चल के हम सीखने वाले हैं। तो आइए बोर्ड की तरफ चलिए और शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक की, जिसमें सर्कुलर आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर, अगर सिंगल टर्न हो, आर रेडियस हो और आई करंट फ्लो हो रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी जाती है म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आर। ठीक है ना। अच्छा, जब वन सर्कल की बात की जाती है तो सेंटर पे एंगल कितना सबस्टेंड होता है, तो सेंटर पे एंगल 360 डिग्री सबस्टेंड होता है, जैसे 2 पाई रेडियन कहा जाता है। 2 पाई रेडियन जब होता है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो 1 रेडियन के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये होगा आपके पास में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो थीटा रेडियन अगर सबस्टेंड हो सेंटर पे तो कितना निकाला जा सकता है, थीटा रेडियन सबस्टेंड होने पर हम निकाल सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। ओके, मतलब अगर जब भी सेंटर पे थीटा एंगल सबस्टेंड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा लिखा जा सकता है। मतलब अगर आपके पास में कोई सर्कुलर आर्क ऐसा दिया हुआ हो और उसमें से करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, रेडियस आर, तो आप लिख सकते हैं बी थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। अच्छा, चेक करते हैं डिफरेंट केसेस। केस फर्स्ट देखिए, थीटा की वैल्यू 2 पाई हो, इसे 360 डिग्री कहा गया हो, तो b 360 डिग्री दैट इज जिसे मैं b नॉट कहता हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2 पाई, जिसे आप सॉल्व करते हैं तो आंसर देखिए म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आर आता है। केस सेकंड समझिए, मान लीजिए थीटा की वैल्यू पाई, जिसे 180 डिग्री कहा जा सकता है या पाई रेडियन कहा जा सकता है, तो b पाई, उस केस में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्मॉल आर इंटू थीटा की वैल्यू चेक कीजिए, तो थीटा पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर ऐसा लिखा जा सकता है। केस थर्ड, मान लीजिए थीटा पाई बाय 2 है, तो b पाई बाय 2 को क्या लिखा जा सकता है, देखो इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते थे, आप चाहते थे तो 1/2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आर, और म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आर को क्या लिख सकते हो, तो देखिए b पाई इक्वल टू b नॉट डिवाइड बाय 2 इसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना। b पाई बाय 2 चेक करना, थीटा पाई बाय 2, तो यहीं पर चेक करते हैं हम केस थर्ड के बारे में। थीटा जब पाई बाय 2 की बात की जाए तब b थीटा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, तो b पाई बाय 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई बाय 2, पाई से पाई कैंसिल, इसे आप लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। अच्छा, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आर, तो b पाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू b नॉट बाय 4
बी नॉट बाय 4। तो ये पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री के लिए आया। अब 45 डिग्री होता तो केस 4 चेक करो, केस 4 में क्या लिखते थे आप, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, तो बी पाई बाय 4 को लिखा जा सकता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। और सोचिए थीटा के प्लेस पे कितना, तो थीटा के प्लेस पे पाई बाय 4, पाई से पाई कैंसल, म्यू नॉट आई अपॉन 16 आर, तो 1 अपॉन 8 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आर। अब बी पाई बाय 4 दैट विल बिकम म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आर, इसे लिख सकते हैं आप बी नॉट अपॉन 8। तो 45 डिग्री पर बी नॉट अपॉन 8 लिखा जा सकता है। अब आगे भी समझिए, अगर 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो तो कैसे निकाला जा सकता है, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो केस 5th की हम बात करें, थीटा 60 डिग्री हो आपके पास, जिसे आप पाई बाय 3 लिख सकते हैं, पाई बाय 3, तो बी थीटा की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। तो बी पाई बाय 3 आपके पास हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू पाई इंटू आर, पाई बाय 3, पाई से पाई कैंसल, इसे लिखा जा सकता है म्यू नॉट आई अपॉन 12 आर। बी पाई बाय 3 दैट कैन बी रिटर्न म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 1/6 दैट इज बी नॉट अपॉन 6, क्योंकि इस वैल्यू को क्या लिखा जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r को हमने क्या लिखा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r को हमने बी नॉट अज्यूम किया है, बराबर है ना। तो 6 टाइम्स हो जाएगा। और लास्ट में देखिए थीटा 60 डिग्री के प्लेस पे अगर थीटा आप ले लेते हैं 30 डिग्री, इफ यू टेक थीटा 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेने पर जिसे आप क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 6 रेडियन लिख सकते हैं। तो बी पाई बाय 6 दैट विल बिकम म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू कितना, तो पाई बाय 6, पाई से पाई कैंसल, इसे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 24 आर, इसे लिखा जा सकता है म्यू नॉट आई अपॉन 12 आर इंटू 1/2। तो इसे 2 मल्टीप्लाई बाय 12 लिख देते हैं। तो बी पाई बाय 6 आपके पास में कुल निकल कर आ जाएगा बी नॉट डिवाइड बाय 12। तो इस तरह से कुछ लिखा जा सकता है। अब देखिए यहां पर अलग अलग एंगल्स के लिए हमने अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकाला, पर अगर मान लीजिए 2 सर्कुलर लूप दे रखे हैं आप लोगों को, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 और I2, दोनों में डायरेक्शन सेम है। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशंस में। और उनके कारण अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना हो, जैसे कि ये रहा आपके पास, मान लो ये रेडियस R, करंट I1, रेडियस R2, करंट आपके पास में I2 अवेलेबल है। मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब चेक करना पहले है ना, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी में 2 बातें इंपॉर्टेंट होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होती है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, डायरेक्शन राइट हैंड रूल, भाई फिंगर्स को उस डायरेक्शन में रखिए जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक थंब जो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 के कारण आउटसाइड मतलब प्लस के कैप, B2 के कारण आउटसाइड मतलब प्लस के कैप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है आपके पास में B1 प्लस B2, जिसे कहा जाएगा प्लस के कैप। अच्छा B1 मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो आप लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस R1, और करंट मान लो I1 है। B2 की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं आप, तो आप लिख सकते हैं म्यू नॉट I2 अपॉन ट्वाइस R2। अच्छा बच्चों ये बात नोटिस करना है, इस बात को मैंने कहा सिंगल टर्न है तब ये कंडीशन है। अच्छा n नंबर ऑफ टर्न होते हैं, मान लो इसमें n1 टर्न होता है, इसमें n2 टर्न होता, तो n1 टर्न सिंगल के लिए इतना है तो n1 के लिए इतना होगा, और n2 के लिए कितना होगा, ट्वाइस R2 इंटू n2 नंबर ऑफ टर्न्स के लिए इतना होगा। ठीक है ना। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज थंब आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज थंब आउटवर्ड। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो इसकी रेडियस R1, करंट इसमें क्लॉकवाइज, इसकी रेडियस R2, करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला गया कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा। अब देखो राइट हैंड में अपने फिंगर्स को उस डायरेक्शन में टर्न कीजिए जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो थंब जो बताएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड नेट फील्ड जो होगा B1 अंदर की तरफ माइनस के कैप और B2 बाहर की तरफ प्लस के कैप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट I1 अपॉन ट्वाइस R1,
माइनस के कैप प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन ट्वाइस R2 प्लस के कैप, इसे आसानी से निकाला जा सकता है। अब मैं पहले भी बता चुका था इंट्रोडक्शन पार्ट में ही कि अगर एक कॉइल ऐसी हो जिसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा हो, रेडियस R1 और करंट आपके पास में I1 हो, तो अगर कॉइल ऐसी है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर की तरफ, मान लेते हैं B1। दूसरा कॉइल कैसा है? दूसरा कॉइल मान लीजिए ऐसा है, मतलब ऐसा, मतलब अंदर से बाहर करंट ऐसा जा रहा है, पहले यहां से अंदर वहां से बाहर, तो यहां से अंदर और यहां से बाहर इस तरफ, ठीक है ना। तो अंदर जा रहा है क्रॉस और बाहर आ रहा है तो डॉट, अंदर गया क्रॉस बाहर आया डॉट, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई B2, क्योंकि आपके सामने बताया मैंने अंदर से बाहर, तो थंब इधर की तरफ जा रहा है, तो ये रहा B1, ये रहा B2, ये मान लेता हूं एंगल थीटा, एक्चुअलिटी में थीटा का स्पेशल केस है π/2 है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालने का तरीका, B12 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर ट्वाइस B1 B2 कॉस ऑफ थीटा, और थीटा के डिफरेंट एंगल्स के लिए इसका आंसर डिफरेंट निकाला जा सकता है। अब मान लो थीटा π/2 हो जाता है तो B12 स्क्वायर आपके पास सीधा आ जाता है B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर ट्वाइस B1 B2 cos 90 डिग्री। अच्छा cos 90 कितना होता है बोलो तो? cos 90 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, तो B12 स्क्वायर आ गया आपके पास √B1 स्क्वायर प्लस √B2 स्क्वायर। यहां तक सभी को क्लियर है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज निकाली जा सकती है। और मान लो कोई एंगल चेंज हो गया, सपोज 60 डिग्री एंगल हो गया, 60 डिग्री एंगल हो गया, तब भी आंसर अलग अलग आ सकते हैं। लेकिन यहां एक नोटिस करना, हम बात कर रहे हैं कि अगर कॉइल ऐसी है, करंट ऐसा है तो फील्ड ऐसा है, कॉइल ऐसी है तो अगर कॉइल इस एंगल पर होगी किसी भी दूसरे एंगल पर, तो मैग्नेटिक फील्ड इस एंगल पर होगा। तो आइए न्यूमेरिकल्स की मदद से सीखते हैं कि किस तरह से इसके आंसर्स निकाले जाते हैं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।